गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट में हमने अभी तक रदरफोर्ड मॉडल और रदरफोर्ड स्कैटरिंग में थीटा स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट फैक्टर बी संघात प्राचल इनमें संबंध ज्ञात किया है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला में हम रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया अल्फा कणों की बौछार की स्वर्ण पन्नी पर, तो उन अल्फा कणों की अलग अलग एंगल पे जो स्कैटरिंग हुई है, तो किसी एंगल थीटा पर स्कैटरिंग के पश्चात पर्दे पर एकांक क्षेत्रफल पर कितने अल्फा कण टकराएंगे उनकी संख्या n थीटा ज्ञात करें। रदरफोर्ड प्रकीर्णन में हमने पढ़ा था कि B संघात प्राचल के लिए प्रकीर्णन कोण थीटा होगा, और साथ ही ये देखा था कि जैसे जैसे B कम होता है वैसे वैसे थीटा का मान बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर B के लिए थीटा कोण है तो B से कम संघात प्राचल करते जाएं और 0 तक जाएं तो थीटा का मान प्रकीर्णन कोण का मान थीटा से अधिक होगा। तो यदि 0 से B तक संघात प्राचल लिया जाए तो प्रकीर्णन कोण थीटा या उससे अधिक होगा। तो थीटा या उससे अधिक प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कण वो होंगे जो कि नाभिक से 0 से लेके B दूरी तक के क्षेत्रफल में से गुजर रहे हैं। इसका मतलब वो जो क्षेत्रफल है B त्रिज्या वाला यानी पाई B स्क्वायर, वो एक विशेष क्षेत्रफल हो गया जिसका नाम प्रकीर्णन परिक्षेत्र स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा से दर्शाते हैं। ओके, अब मान लो अल्फा कण जिस स्वर्ण पन्निका पे टकरा रहा है उसकी मोटाई है t और उसके एकांक आयतन में परमाणु की संख्या है n। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी n × t। ओके, यदि क्षेत्रफल a है तो कुल उस लक्ष्य के अंदर, उस पन्निका के अंदर परमाणु हो जाएंगे n × a × t। n एकांक आयतन में परमाणु संख्या, a क्षेत्रफल, t मोटाई यानी a × t हो गया आयतन। तो a × t आयतन और एकांक आयतन में परमाणु संख्या n गुणा कर दें तो आ जाएंगे कुल परमाणुओं की संख्या। ओके, NTA। अब एक परमाणु के चारों ओर पाई B स्क्वायर क्षेत्रफल है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो इसलिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो जाएगा परमाणु की संख्या गुणा एक का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन यानी NAT × सिग्मा। अब यदि थीटा कोण पर जो प्रकीर्णित हो रहे हैं अल्फा कण, उनका जो अंश है उसको हम स्मॉल f दर्शाएं तो उसको हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं कि कुल कितने अल्फा कण उस पर टकरा रहे हैं और उनमें से कितने अल्फा कण थीटा कोण पे मुड़ गए, इनका अनुपात। ठीक है, अल्फा कण जो थीटा है उससे अधिक कोण पे मुड़े हैं वो बटा कुल आपतित अल्फा कणों की संख्या। अब थीटा है उससे अधिक कोण पे कौन से मुड़े हैं, जो सिग्मा क्षेत्रफल से गुजरे हैं, और कुल कितना क्षेत्रफल हो गया सही परमाणु को मिला के NAT सिग्मा। तो NAT सिग्मा से जो गुजरे हैं वो तो हो गए थीटा है उससे अधिक कोण से मुड़ने वाले और बटा कुल क्षेत्रफल यानी A। इट मीन्स NT सिग्मा इक्वल टू F, वो अंश जो कि थीटा या उससे अधिक कोण पे मुड़ता है। हम सिग्मा का मान रख दें तो NT पाई B स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 15, क्योंकि पीछे से चलती आ रही हैं इक्वेशंस। अभी F इक्वल टू हम B की वैल्यू पीछे जो हमने निकाली थी थीटा और B में संबंध ज्ञात किया था, तो B का मान वहाँ हमने ज्ञात किया था, वो B का मान हम यहाँ पे रख देते हैं
Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू कोट थीटा बाई 2। ये b का मान पीछे आया था, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो F इक्वल टू पाई एन टी ब्रैकेट Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ब्रैकेट बंद स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ गया थीटा या उससे अधिक कोण पे मुड़ने वाले अल्फा कोणों का अंश भाग। अब हम अगर वो अल्फा कोण निकालना चाहें जो थीटा व थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य मुड़े हैं, जो इस डायग्राम में दिखा रखे हैं, थीटा कोण और थीटा प्लस डी थीटा कोण के बीच में। तो यदि एक पर्दा हम आगे लें अल्फा कोणों को डिटेक्ट करने के लिए, संशोधन के लिए, तो उस पर्दे पर थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में गिरने वाले अल्फा कणों के द्वारा एक वलय का निर्माण हो जाता है। उस वलय में कितने परमाणु हैं वो हम ज्ञात करना चाहें तो हमें उस इक्वेशन 16 का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, अवकलन करना होगा। तो डी एफ इक्वल टू माइनस पाई एन टी Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब माइनस साइन ये बता रहा है कि थीटा के बढ़ने पर एफ में कमी होती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे अल्फा कणों की संख्या कम होती है। इट मीन्स अधिक कोण पे मुड़ने वाले अल्फा कणों की संख्या कम होती जाती है। ओके, अब जो हमने पीछे देखा था डायग्राम में कि एक वलय का निर्माण करते हैं, उस वलय की त्रिज्या कितनी होगी। यदि पर्दा r डिस्टेंस पे रखा हुआ है उस पन्नी से, तो उस वलय की त्रिज्या हो जाएगी r साइन थीटा और उस वलय की चौड़ाई हो जाएगी r डी थीटा। ये हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ज्ञात कर सकते हैं, जो पीछे 10th क्लास में 12th क्लास में खूब हमने पढ़ी है। फिर उस वलय का क्षेत्रफल कितना होगा, हमने अभी देखा कि वलय का क्षेत्रफल कितना होता है, उस वलय की परिधि, आंतरिक परिधि गुणा उसकी मोटाई। तो वलय की आंतरिक परिधि 2 पाई r साइन थीटा और मोटाई उसकी r डी थीटा। तो 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा या 4 पाई r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। ओके, ये हो गया डी एस क्षेत्रफल। यदि संपूर्ण प्रयोग की अवधि में ni अल्फा कण गिरते हैं, टोटल पूरा प्रयोग हमने जितने टाइम के लिए किया उस टाइम में ni फॉर इंसिडेंट, तो इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स की संख्या है ni। तो उनमें से थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में कितने मुड़ेंगे, हमने पीछे ज्ञात किया था डी एफ, वो अंश जो कि थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में मुड़ता है, उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए टोटल इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स से, तो हमें ज्ञात रहता है कि कितने अल्फा कण थीटा व डी थीटा के बीच में मुड़ेंगे। तो वो होंगे आपतित कणों की संख्या गुणा वह अंश जो थीटा व डी थीटा के बीच में मुड़ता है। ओके, ni df। अब हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था ds। यदि ये जो सारे अल्फा कण हैं ni इंटू मोड df, ये गिरते हैं ds क्षेत्रफल में, तो हम एकांक क्षेत्रफल में गिरने वाले अल्फा कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो थीटा कोण पर प्रकीर्णित एकांक क्षेत्रफल में पर्दे पर आपतित अल्फा कणों की संख्या वो होगी n थीटा। यहाँ थीटा क्यों आया, क्योंकि थीटा कोण पर प्रकीर्णित है। तो एकांक पर्दे पर एकांक क्षेत्रफल में थीटा कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या NIDF बटा क्षेत्रफल DS। इन सब की हम वैल्यूज रखते हैं पीछे से। तो मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स से काट के हम देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 19 आएगी n थीटा इक्वल टू NI इंटू NT इंटू Z² e रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का ब्रैकेट स्क्वायर r² e² इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n थीटा थीटा पर किस तरह निर्भर कर रहा है,
वह थीटा बाई 2 की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब थीटा बढ़ने पर एन थीटा शार्पली डिक्रीज होता है। दूसरा, एन थीटा एन आई के समानुपाती है, जो कि होना ही है। इंसिडेंट एंगल जितने पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उतने ही एन थीटा होंगे। एन के समानुपाती है। एन एकांक आयतन में परमाणु की परमाणु की संख्या, जितने अधिक परमाणु होंगे इतना अधिक इंट्रैक्शन होगा और उतना ही अधिक उसका प्रकीर्णन होगा। टी मोटाई के समानुपाती है, मोटाई ज़्यादा होगी तो परमाणु की लेयर होंगी, इससे प्रकीर्णन अधिक होगा। जेड जो परमाणु क्रमांक है उसके समानुपाती है, स्क्वायर के समानुपाती है। जेड का क्या रोल है? जेड के कारण कुलाम फोर्स लगता है, कुलाम रिपल्सन फोर्स लगता है। तो जेड अधिक होगा तो कुलाम फोर्स अधिक होगा, जिससे इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा और प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। साथ ही ये दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती है और अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा ई के भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अल्फा कणों की ऊर्जा अगर अधिक होगी तो वह परमाणु के साथ में इंट्रैक्शन कम करेगा, तो स्कैटरिंग भी कम होगी। हम देख रहे हैं डायग्राम, एन थीटा और थीटा के बीच में एक ग्राफ बना रखा है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि शार्पली थीटा के साथ में एन थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है प्रकीर्णन कोण के साथ में, क्योंकि एन थीटा बाई 2 की ज्या साइन की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 19 रदरफोर्ड प्रकीर्णन फॉर्मूला है, प्रकीर्णन सूत्र है, स्कैटरिंग फॉर्मूला है, और इसको हमने ज्ञात किया। हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं वापस से। हमने इसके लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा ज्ञात किया, फिर हमने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एन टी ए सिग्मा ज्ञात किया, और फिर हमने थीटा या उससे अधिक कोण पर मुड़ने वाले अल्फा कोणों का अंश एफ, और उसके बाद में थीटा और थीटा प्लस टी थीटा के बीच में मुड़ने वाले अल्फा कोणों का अंश डी एफ ज्ञात किया। और उसके बाद फाइनली हमने एकांक क्षेत्रफल में थीटा कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या ज्ञात की, जो कि NIDF/DS थी, और वही रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला है।